हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉन्फिडेंट लर्निंग। आज हम क्या करने वाले हैं, जैम का जो हमारा क्वेश्चन बचे हुए हैं जो उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे और उसी की तर्ज पे आज हम अपना क्वेश्चन 21 टू 30 कंप्लीट करके एमसीक्यू का जो 2018 का पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर इज नॉट यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग टॉप एंड बॉटम ऑफ द बेड। यहाँ में हमें जो बेड होता है उसका टॉप और बॉटम हमको डिफाइन करना हो तो उसके लिए कौन कौन से हमारे मार्कर होते हैं, हम उसके बारे में, ये क्वेश्चन उसके बारे में। अगर आपने मेरा नोट्स देखा होगा तो उसमें मैंने डिटेल में बनाया हुआ है कि टॉप एंड बॉटम डिसाइड करने का मार्कअप वे ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। वो ऑलरेडी पीडीएफ पड़ा हुआ है, ड्राइव पे जाइए उसको देख लीजिए। अगर आप उसमें देखते हैं तो उसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा मड स्टोन, लोड, शार्प क्रेस्ट, ये सारे के सारे यूज होते हैं टॉप एंड बॉटम ऑफ द बेड को डिफाइन करने के लिए। और ये कोई भी जूलॉजिस्ट होता है जो बेसिस में भी हो उसको पता है कि लेमिनेशन क्या होता है। लेमिनेशन से आपको जरा से पता नहीं चलता कि वो बेड का टॉप है कि बॉटम है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है कि मड क्रैक क्या होता है। मड क्रैक से भी आपको टॉप एंड बॉटम के बारे में पता चलता है। उसके बाद लोड एंड फ्लेम स्ट्रक्चर से भी आपको टॉप एंड बॉटम पता चलता है। शार्प क्रेस्ट, वेव, रिपल से भी आपको पता चल जाता है, बट प्लेन लेमिनेशन से आपको नहीं पता चलता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 22 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये आईओजीएस में आपका मार्किंग दी गई, ये करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है। तो इसमें आपको पी और क्यू पॉइंट क्या होगा, जैसे आप पी देख सकते हैं कि पी आपका हसबर्ड लाइट को शो करता है और क्यू आपका वर्ड लाइट को शो करता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर ये होना चाहिए, ना कि ए। तो आपका आंसर हो गया डी, पी हसबर्ड गाइड और क्यू वर्ड लाइट, जो ऑप्शन आपका आता है डी आता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैंने कुछ डाउनलोड किए थे विकिपीडिया से और पेटी जॉन्स की बुक से, मेटामॉर्फ, उसमें जो जो आईयूजीएस क्लासिफिकेशन दिया रिलेटेड टू वोल्केनिक रॉक, रिलेटेड टू आपका फेनेटिक इग्नियस रॉक, रिलेटेड टू अल्ट्रामेफिक रॉक, तो उसके इक्विवेलेंट क्या क्या है इसको आप थोड़ा सा देखिए, पढ़िए, कोशिश करिए याद करने की। थोड़ा थोड़ा सा भी देखेंगे तो आपको एक टाइम के बाद, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, वो थोड़ा थोड़ा अगर रोज देखते रहेंगे तो एक टाइम आएगा ऐसा कि आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से याद हो जाएगी। Moving to the next question, which one of the following is produced by a closed system metamorphic reaction between Muscovite and quartz? आपको मस्कोवाइट और क्वार्ट्ज के रिएक्शन से याद होनी चाहिए मेटामॉर्फिक रिएक्शन फेसिस में। यहाँ पे क्लोज सिस्टम दिया गया। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या, पहले ये समझ लीजिए। आप देखिए जो मस्कोवाइट और क्वार्ट्ज के रिएक्शन होते हैं उससे क्या बनता है, सिलिमिनाइट, के फेल्सपार और H2O। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, सिलिमिनाइट और फेल्सपार। तो आपका ऑप्शन हो गया आपका ए, अर्थोक्लेस एंड सिलिमिनाइट। यहाँ पे याद देखिए, के फेल्सपार को और क्या बोलते हैं, प्लेजियोक्लेस को और क्या बोलते हैं, ये सब धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे रटले की बुक से तो आपको पता चल जाएगा। कहीं पे के फेल्सपार दिया रहेगा, कहीं पे आपको प्लेजियोक्लेस दिया रहेगा, कहीं पे अर्थोक्लेस दिया रहेगा। तो ये आपको सारे नॉमेनक्लेचर अच्छे से मालूम होने चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि नेचुरल, आपका नेचुरल फिजिकल सिस्टम होता है कि अलाउ नहीं करता है ट्रांसफर ऑफ मैटर को आउट ऑफ द सिस्टम, तो उसको हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं। इन कंटेक्स्ट सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज अलाउड। मतलब आप जब फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग में जब बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज अलाउड होती है क्लोज सिस्टम में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेंबलेज स्टेरोलाइट, गार्नेट, बायोटाइट, मस्कोवाइट प्लस क्वार्ट्ज इन पेलाइट्स इन स्टेबल। पेलाइट्स क्या है, देखिए पेलाइट्स एक ग्रीक वर्ड है आपका, इसका मतलब होता है पेलियो से। पेलियो मतलब क्ले। तो क्ले रिलेटेड जो रॉक होगी, जैसे कि आपका मड और मड स्टोन, जब आप मड और मड स्टोन की बात करते हैं तो उसको पेलाइट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पेलाइट का यहाँ पे हमें देखिए, आपको जो ग्रीन सिस्ट होती है, जितनी भी फेसिस होती हैं वो मतलब अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग मिनरल्स बनाती हैं। तो अगर आप डिटेल में उनको देखेंगे, जैसे ग्रीन सिस्ट फेस्टिस आपके, ये देखिए, ये मैंने आपका विकिपीडिया से डाउनलोड किया है। ये आपका ग्रीन सिस्ट, देखिए आपका ग्रीन सिस्ट फेस्टिस में मेटाबेसाइड्स में कौन कौन से मतलब मिनरल होते हैं, आइडेंटिफाइड मिनरल होते हैं। मेटाग्रेविक्स में कौन कौन से मिनरल होता है, मेटापेलाइट्स में कौन कौन से मिनरल होता है, और सिलिकॉन रिच अगर डोलोमाइट्स होगा तो उसमें कौन से मिनरल होंगे, ये ग्रीन सिस्ट फेसिस की बात होगी। इसी तरह सारी फेसिस के लिए मैंने यहाँ पे बनाया, एम्फोबलाइट फेसिस हो गया, फिर आपका ग्रेनुलाइट फेसिस हो गया। तो इस तरीके से हमने मेटापेलाइट्स को देखना है कि कहाँ पे मेटापेलाइट्स किस फेसिस में ये चीज बना रहा हो। स्टोरलाइट, गार्नेट, बायोटाइट, मस्कोवाइट, क्वार्ट्ज इन पेलाइट्स। तो आप देख सकते हैं ये आपका एम्फोबलाइट फेसिस में बना रहा है। तो वेरी सिंपल है, बस आपको क्या करना है, एक चार्ट अपना बना लीजिए
कि आपका ग्रीन सी स्पेसीज में किस किस ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, मेटा बेसाल्ट की बात कर रहे हैं कि क्रेविक्स की बात कर रहे हैं कि मेटापेलाइट्स की बात कर रहे हैं। तो उससे आपको आसानी हो जाएगी मिनरल्स को आइडेंटिफाई करना, अकॉर्डिंगली फेसिस को आइडेंटिफाई करना। कॉन्ग्लोमेरेट्स और कॉमनली डिपॉजिटेड, कॉन्ग्लोमेरेट्स कहाँ पाए जाते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसको क्या डिटेल्स में बताएं। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पे कॉन्ग्लोमेरेट्स। देखिए टाइडल फ्लैट्स, एलुवियल फैन, रिवर फ्लड डिपॉजिट और एओलियन ड्यून्स। यहाँ पे खुद ही ड्यून्स लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ग्लोमेरेट्स नहीं आ सकते। कॉन्ग्लोमेरेट्स क्या होता है? लिथिफाइड ग्रेवल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्लोमेरेट्स होते हैं, आप ये समझ लिए मोटा मोटा इन जनरल। मतलब ग्रेवल्स जब डिपॉजिट हो जाते हैं, लिथिफाइड होते हैं तो कॉन्ग्लोमेरेटिक रॉक बनाते हैं। इसमें आपका फेंग्लोमेरेट्स भी होते हैं जो कि डिब्राइस फ्लो और या एलुवियल फैन से बनते हैं। ठीक है, अब देखिए सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट क्या है कॉन्ग्लोमेरेट्स के लिए? डीप मरीन है, शैलो मरीन है, फ्लूवियल, एलुवियल एंड ग्लेशियर। तो यहाँ पे ग्लेशियर तो है नहीं, यहाँ पे एओलियन इट इज रिलेटेड टू जो आपका विंड, जहाँ पे ड्यून्स आपके बनते हैं। ओके, टाइडल फ्लैट्स आपको पता है, फ्लैट्स मतलब मरीन डिपॉजिट की बात करते हैं उसमें टाइडल फ्लैट्स, मड फ्लैट या टाइडल फ्लैट होते हैं जो कि शैलो, जबकि वो बहुत ज्यादा मतलब स्लोप्स और स्लोप्स आर कोस्ट लाइन बेस्ट वेटलैंड में पाए जाते हैं। मड फ्लैट आपके जाता है। एलुवियल फैंस हो गए और रिवर फ्लड डिपॉजिट। रिवर फ्लड डिपॉजिट क्या होता है? ये आपकी रिवर है, ये रिवर मूव कर रही है, तो जो फ्लड पोर्शन होता है जहां पे रिवर का पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो एरिया फ्लडेड हो जाता है दैट इज नोन एज रिवर फ्लड प्लेन। तो वहां पे आपका कॉन्ग्लोमेरेट्स का होने का कोई सवाल नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेवल लिथिफिकेशन से होता है तो यहाँ पे एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो इन सब चीजों में आपको वाटर की एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें मिल रही है? एलुवियल फैन में मिल रही है, तो हमारा आंसर एलुवियल फैन होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको धीरे धीरे याद करना पड़ेगा। आप चाहे तो उमेश प्रसाद की बुक ले सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट से भी आपको इंडिया में जो डिपॉजिट है उनसे आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिपॉजिट है। चलिए एक एक करके देखते हैं। जो आयरन होता है, आयरन बेसिकली आपका 95% रिजर्वायर आपका आयरन का कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। तो यहाँ पे कर्नाटका का एक ऑप्शन मिल गया आपको, P4 मिल गया आपको। फिर यूरेनियम आपका ज्यादातर नरवाड़ पहाड़ झारखंड में है जो कि ऑप्शन में आपके यहाँ पे है, तो आपका Q3 हो गया। उसके अलावा और भी आप देख सकते हैं मैग्नीज कहाँ है, बट इसी पे अगर हम देखें तो P4 यहाँ पे भी है, Q3, तो ये मेरा आंसर डी होगा। अगर आपको थोड़ा भी आंसर पता है तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से इसको कर सकते हैं। अब जैसे मैग्नीज कहाँ पे पाया जाता है? बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में भी है, कर्नाटका में भी है, बट यहाँ पे मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बालाघाट में मिलेगा आपको। फिर आपका बचा बेराइट कहाँ पे जाता है, उससे आप देख सकते हैं आराम से। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हाँ, इसके बाद आप एक चीज और कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से रॉक टाइप है। जैसे अगर मंगपेट आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमको मिल रहा है आपका क्या कहते हैं मैग्नीज मिल रहा है या यूरेनियम मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है, मतलब आयरन मान लिया आपका हास्पेट ग्रेनाइट में मिल रहा है, तो वहां पे कौन सी रॉक है ये भी देख ली। हो सकता हो कि एग्जाम वाले आपको उल्टा दे दे कि आपको आयरन दिया हो और रॉक टाइप पूछ लें, तो उसको भी थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ने की कोशिश करिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सिनजेनेटिक निकल कॉपर सल्फाइड और इन गैब्रोनोरेटिक रॉक? वेरी सिंपल, एक लाइन का आंसर है, डायरेक्टली हम बात करेंगे। सिनजेनेटिक होना चाहिए, मतलब सिनजेनेटिक का क्या मतलब हुआ ये समझ लीजिए। सिनजेनेटिक मतलब एट द सेम टाइम एज द होस्ट रॉक, मतलब होस्ट रॉक और दोनों मिनरल एक साथ डिपॉजिट हो रहे हैं तो उसको सिनजेनेटिक बोलते हैं। तो इन तीनों में ये सिनजेनेटिक नहीं ना, आपका सिर्फ लिक्विड इमिजिबिलिटी ही सिनजेनेटिक बनाती है। आप देख सकते हैं हाइड्रोथर्मल रिप्लेसमेंट आपका एपिजेनेटिक होता है, वोल्केनिक एक्सहेलेशन आपका एपिजेनेटिक होता है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फोसिस नॉट सिनजेनेटिक है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लिक्विड इमिजिबिलिटी क्या होता है, इसको आप वाटर और ऑयल से कंपेयर करके कर सकते हैं कि अगर एक ही बॉटल या एक ही पैन में अगर आपका वाटर ऑयल है तो दोनों मिलेंगे नहीं, तो उसको कहते हैं लिक्विड इमिसिबिलिटी, और दोनों साइमल्टेनियस टाइम में होता है तो इसीलिए आपका ये लिक्विड इमिसिबिलिटी आपका ये प्रोसेस बनाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इंजीनियरिंग जियोलॉजी से रिलेटेड है। मैंने इसके लिए पूरा एक वीडियो भी बनाया था, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं लास्ट टाइम। इसमें ये बताया गया है कि अगर सिर्फ हम जॉइंट की ओरिएंटेशन देख के बात करें, मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था कि अगर ये मेरा स्लोप है तो इसके अलोंग जो भी जॉइंट्स होगा वो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये अलोंग, ये भी इसी के अलोंग है, ये भी इसी के अलोंग है, इसी के, ये सिर्फ जो जॉइंट्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये हमारा बी जो है वो स्टेबल होगा, तो आंसर मेरा बी होगा।
Now moving to the next question, match the morphological feature life process in group 1 with the corresponding। ये आपका पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड है, इसको वन बाय वन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि वाटर सर्कुलर सिस्टम जो होता है ये आपका एकाइनोडर्म में पाया जाता है, तो आपका P2 हो गया। जो ट्राइलोबाइट में क्या होता है, मोल्टिंग जो होती है ट्राइलोबाइट बिहेवियर है आपका, तो आपका Q जो हो गया आपका 4 हो गया। तो इसमें ऑप्शन आप देखना चाहे तो P2 हो गया, Q3 है, P2 हो गया, Q4 हो गया, तो मेरा आंसर तो C हो गया। बट और भी ऑप्शन देखिए, जेट प्रोपल्शन लोकोमोटिव क्या होता है आपको समझिए, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लोकोमोशन यूज्ड बाय सिलोफॉट इज अ जेट प्रोपल्शन। ठीक है, तो जेट प्रोपल्शन किस में यूज होता है, लोकोमोशन क्या आपका सिलोफॉट में होता है। लोफोफोर आपका क्या है, इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीडिंग ऑर्गन पॉजेड बाय 4 मेजर ग्रुप्स एनिमल। ब्रैकोपार्ड में भी होता है, ब्रायोजिया में भी होता है, हेलोथिया में होता है एंड फोरोनिडिया में भी होता है, सॉरी फोरोनिडा में भी होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए देखिए इसको कि ये जो पैलेंटोलॉजी की बात अगर हम करें तो पैलेंटोलॉजी एक बार में नहीं याद हो पाएगी, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली बहुत से ज़्यादा ये बायोलॉजी से रिलेटेड है पैलेंटोलॉजी आपकी, और बायोलॉजी बहुत टफ है, इसीलिए आप देखिए कि एमबीबीएस और में जो लड़के सेलेक्ट होते हैं उनको बहुत पढ़ना पड़ता है उनको चीज़ों को याद करने के लिए, क्योंकि नाम भी बड़े वो होते अजीब होते हैं, बहुत वास्ट ये टॉपिक है। तो धीरे धीरे आप कोई भी एक अच्छी सी बुक उठा लीजिए, थोड़ा थोड़ा उसको रोज पढ़िए, तो आपको ये सारी चीजें आराम से याद हो जाएंगी, बट इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही आसान, मैं बार बार अपने लेक्चर में बोल चुका हूँ कि ये आपका टीरेल की पेज 108 है। इसमें एक टेबल दी गई जहाँ पे एक रॉक इक्विवेलेंट दिया गया, प्लूटोनिक रॉक का इक्विवेलेंट वोल्केनिक रॉक से दिया गया, जैसे ग्रेनाइट का इक्विवेलेंट रायलाइट हो गया, आपका गैब्रो का इक्विवेलेंट बसाल्ट हो गया, सिनाइट का इक्विवेलेंट ट्रिकाइट हो गया। तो ये आपको पूरी टेबल याद होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन बी है। बी यहाँ पे आप देख लिए क्यों बी है, बी आपका ग्रेनाइट का इक्विवेलेंट B3 होना चाहिए, गैब्रो का आपका बसाल्ट होना चाहिए, तो S2 हो गया, P3 हो गया, तो S2 P3 यहाँ पे है। तो इससे हमारा ये यहाँ पे एमसीक्यू का पार्ट खत्म होता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जितने भी बची चीज़ें उनको कर दूँ। अगर आपको कुछ भी ऑप्शंस आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है थ्योरी से रिलेटेड या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है मेरे साथ, मुझे टाइम निकाल के वीडियो लेक्चर्स बनाने पड़ते हैं, मगर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी सारा मटेरियल मिल जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।